Okay, let's resume the our class. So we are talking about paragraph writing, and we have covered two principles so far: the principle of unity and order. So let's explore the third principle, the principle of variety, and of course the fourth one, coherence. So let me share the screen with you. So here we are. Okay, third principle is variety. The third principle of paragraph construction is variety. It means to avoid monotony, boredom, dullness. Variety means to bring different language structure, use multiple words or vocabulary in your paragraphs. आप एक ही लफ्ज़ को एक ही फ्रेज की रेपिटेशन नहीं करते, ठीक है, आप अवॉइड करते हैं, आप एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं लिखते हैं, ठीक है, यू ब्रिंग वैरायटी ऑफ योर ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इन योर पैराग्राफ। आप डिफरेंट वोकेबलरी लेके आते हैं, डिफरेंट अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इससे वैरायटी आती है। आप मोनोटनी मोनोटनी होता है बोरिंग स्टफ, आप एक ही लफ्ज़ को बार बार लिखी जा रहे हैं, रीडर को पढ़ते उसको जो है ना वो दिक्कत हो रही है कि यार ये क्या एक ही लफ्ज़ को बार बार लिखी जा रहा है, इसके पास वोकेबलरी नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव, कोई सिनोनिम, कोई ऑपोजिट वर्ड इसके पास नहीं है, ठीक है, तो इससे डलनेस क्रिएट होती है, आपकी राइटिंग के अंदर अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाती है। सो ब्रिंग वैरायटी इन योर पैराग्राफ। वैरायटी डजंट मीन that you need to bring different thoughts in one paragraph। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है कि आप एक पैराग्राफ के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आइडियाज लेके आ जाएं। उससे हमने कहा हुआ है कि वो यूनिटी ही रहनी चाहिए, एक थॉट ही होनी चाहिए। वैरायटी मीन्स हियर वी वांट टू we what we mean variety here is to bring different vocabulary, different language structure, different sentence structure, ठीक है, डिफरेंट वोकैबुलरी आप लेके सिनोनिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यू यूजिंग डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, नए अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। द पैराग्राफ शुड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, अवॉइड रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, जो पैराग्राफ होते हैं उनकी मुख्तलिफ लेंथ्स होती हैं, ठीक है, रेपिटेशन से अवॉइड करें, यानी एक आइडिया आपने पहले पैराग्राफ में बयान कर दिया हुआ है, अब उसको दूसरे में टच ना करें, या कुछ अल्फाज का आपने इस्तेमाल पहले पैराग्राफ में कर दिया हुआ है, तो अब उसका रिप्लेसमेंट लेके आए, आप उस अल्फाज को, उन अल्फाज को दोबारा नेक्स्ट पैराग्राफ में ना लिखें, उसके मिलते जुलते जो सिमिलर वर्ड्स हैं, जो सिनोनिम्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। अवॉइड रेपिटेशन ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है, ना तो पूरे पूरे जुमले रिपीट करें, ना ही वोकैबुलरी आइटम्स जो हैं, जो लेक्सिकल आइटम्स हैं, जो वोकैबुलरी है उसको आप रिपीट करें। और आजकल ये बहुत आसान है, ठीक है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक कि आपको कुछ सिनोनिम वर्ड लेना है, कुछ सिमिलर वर्ड लेना, आप जस्ट गूगल करें, ठीक है, एंड यू विल कम अप स्कोर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वोकैबुलरी आइटम्स जो आपको सिनोनिम्स मिल सकते हैं, आपको कई बीसियों किस्म के अल्फाज मिल सकते हैं जो आप रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, व्हेन यू यूज वैरायटी ऑफ वर्ड्स और वोकैबुलरी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आएगा, वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, वो डिफरेंट होगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा। यूज वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, वोकैबुलरी मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करें, ना कि एक ही लफ्ज़ को बार बार पैराग्राफ्स के अंदर इस्तेमाल करते रहें। इससे अगर आप एक ही लफ्ज़ को, एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर को टाइम एंड अगेन यूज़ करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, वो आपकी राइटिंग मोनोटोनस हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी और डल हो जाएगी। And if your writing is characterized by these different characteristics, तो nobody will ready to read your stuff। वो कहेगा यार ये क्या है, बोरिंग सा है, तो पढ़ने का फायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। All right, so next comes coherence। So coherence
Coherence is basically the quality that makes your writing understandable. ठीक है? Sentences in a paragraph should connect with one another and work together as a whole. यानी जो एक पैराग्राफ के अंदर लेट्स से देयर आर 10 sentences in your paragraph, लेट्स 10 sentences in your paragraph और 5 sentences, तो जो 5 sentences हैं उनका आपस में कनेक्शन है, कोहेरेंस है, दे आर कोहेरेंट. ठीक है, they are explaining one another, they are very well connected, उनका आपस में ताल्लुक है, वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये है कोहेरेंस. तो जब कोहेरेंस होगी आपकी राइटिंग में, इफ योर सेंटेंसेस आर वेल कनेक्टेड, तो फिर क्या होगा, दे विल अंडरस्टैंडेबल, सो योर पैराग्राफ वुड बी अंडरस्टैंडेबल, तो उसकी समझ आएगी, लोगों को पता चलेगा कि आप क्या है ना क्या चाह रहे हैं. ठीक है. One way to achieve coherence is to use of transition words such as first, second, third, etc. तो coherency लाने के लिए, coherence develop करने के लिए you need to use transitional words. वो क्या था, पहले, first, second, third and last. Firstly, secondly, thirdly and lastly. ठीक है. On the one hand and on the other hand, ये इस तरह की जो phrases हैं, ये डिफरेंट किस्म की फ्रेजेस आप यूज़ करेंगे तो कोहेरेंस आएगी. अगर आपने कोहेरेंस देखनी हो तो आपने कभी कोई रेसिपी देखी है, रेसिपी का तरीका कि जी फॉर एग्जांपल आपको जो है वो लेट्स से सिंधी बिरयानी बनानी है आपको, ठीक है, इफ़ यू वांट टू कुक सिंधी बिरयानी, तो वो आपको रेसिपी बताते हैं कि जी ये चीज़ें ले लें, इतना सॉल्ट होना चाहिए, इतना आप जो है वो इसमें मसाले, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं. उसके बाद आपको तरकीब बताते हैं कि पहले आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. वो एक सीक्वेंस बता रहे होते हैं आपको. ठीक है. अब वो क्या है, वो कोहेरेंस लाने के लिए है. ठीक है. अगर आप उसकी वो उस रेसिपी को पढ़ें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी. तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि भाई ये इसकी सीक्वेंस क्या है, इसकी कोहेरेंस क्या है. ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जुमले वेल कनेक्टेड होते हैं, आपको बात मुकम्मल तौर पे समझ आ सकती है, आ जाती है. तो कोहेरेंस लाने के लिए जो है वो आप ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पहले हमने ये किया, उसके बाद हमने ये किया, फिर ये किया और फाइनली, ठीक है, आवर प्रोडक्ट इज रेडी. ठीक है, तो इस तरह करके आप इन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका आपके पैराग्राफ में कोहेरेंस आ जाती है. कंसिस्टेंट वर्ब इज अनदर वे टू अचीव कोहेरेंसी. कंसिस्टेंट वर्ब क्या है, फॉर एग्जांपल आप आपका टॉपिक सेंटेंस लेट्स से प्रेजेंट के अंदर है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर है, तो कोशिश करें बाकी जो जुमले आपके वो भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हो. या आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें उसमें कंसिस्टेंसी रहे, तो फिर पास्ट का इस्तेमाल करें. ये ना करें कि कोई जुमला आपका प्रेजेंट का है, कोई पास्ट का है, कोई फ्यूचर का है, वो गड़बड़ हुए हुए हैं, बात की थॉट की समझ नहीं आ रही कि यार ये माजी की बात कर रहा है या प्रेजेंट सिनारियो बयान कर रहा है. ठीक है, या ये फ्यूचर थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है, तो वो एक गड़बड़ सा हो जाएगा, ठीक है, जम्बल्ड अप हो जाएगा. तो आप कोशिश करें किसी एक वर्ब के साथ, किसी एक टेंस के साथ कंसिस्टेंट रहे, उसी के अंदर बात करें. फॉर एग्जांपल जैसे कहानी सुनाई जाती है ना कि हम वहां पे गए थे, फिर ये हुआ, अब सारा कुछ पास्ट टेंस के अंदर नरेट हो रहा होता है, तो वो आप प्रेजेंट नहीं फिर इस्तेमाल करते या फ्यूचर नहीं इस्तेमाल करते कि हम वहां जाएंगे फिर वहां पे ये होगा, इस तरह नहीं करते आप. तो आप एक खास जो टेंस है उसका इस्तेमाल करते हैं. तो अपनी राइटिंग के अंदर वर्ब के अंदर भी कंसिस्टेंसी लेके आए, उससे भी क्या होगा, कोहेरेंस आएगी और आपका टेक्स्ट अंडरस्टैंडेबल होगा. So these are four principles, and if you want to make your paragraph well written or effective, you need to apply or bring in these principles in your writing. The first one was unity, the second one was order, the third one was variety, and the number fourth is coherence. तो ये चारों प्रिंसिपल आपकी राइटिंग में होने चाहिए, आपके पैराग्राफ में होंगे, तो तब आपका वो पैराग्राफ वेल रिटन, वेल डिफाइंड, यूनिफाइड पैराग्राफ कहलाएगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसको, लेट एक्सप्लेन दिस टू अदर वेज कि ये था एक पैराग्राफ, और अगर आपने दूसरा पैराग्राफ बना लिया उसके अंदर भी आपने यही प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए हैं, फिर आपने नंबर 3 पैराग्राफ लिखा, नंबर 4, इस तरह करते करते आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, पूरा ऐसे लिख लिया है, तो आपके पूरे का पूरा जो ऐसे होगा वो आपका कोहेरेंट होगा, वेल डिफाइंड होगा. ठीक है, क्योंकि आपने उन तमाम पैराग्राफ्स के अंदर यूनिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया है,
ऑर्डर का प्रिंसिपल फॉलो किया है, वेराइटी का प्रिंसिपल फॉलो किया है, कोहेरेंस आपकी राइटिंग में है, तो पूरे का पूरा ऐसे 2 3 4 पेजेस का वो सारे का सारा वेल डिफाइंड, वेल एक्सप्लेन्ड और इफेक्टिव और वेल रिटन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं, हम देखते हैं कि क्या वाकई ये प्रिंसिपल्स इसके अंदर फॉलो किए गए हैं। ऑलराइट, ओके, व्हाट इज अ गुड जॉब, दैट इज द टाइटल ऑफ अ पैराग्राफ, दिस आर पैराग्राफ रिटन। तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या वाकई इसके अंदर वो चारों प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं, और कैन वी कॉल इट अ वेल रिटन पैराग्राफ, इज इट अ यूनिफाइड पैराग्राफ, क्या ये वाकई डज इट फॉलो ऑल द प्रिंसिपल, डज इट इनकॉर्पोरेट ऑल द प्रिंसिपल वी हैव जस्ट रेड, क्या वो इन प्रिंसिपल्स को इसमें मेंशन है जो हमने भी पढ़े हैं। तो हम देखते हैं। ठीक है। इन माई ओपिनियन अ म्यूजिशियन इज अ गुड जॉब। अच्छा, अब देखें इसके अंदर जो चीज वो बयान कर रही है, फर्स्ट सेंटेंस है अ म्यूजिशियन, सो अ म्यूजिशियन इज अ गुड जॉब। इसका मतलब है इज गोइंग टू टॉक अबाउट म्यूजिक, म्यूजिशियन एंड द जॉब अ म्यूजिशियन डज। इसके मुतालिक वो एक्सप्लोर करेगा कि म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का काम और उसकी वो अच्छाइयों की बात करेगा, गुड जॉब। ठीक है। तो इससे पहले जुमला, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, दैट इज हाईलाइटिंग दैट द राइटर इज गोइंग टू टॉक अबाउट द गुड, द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अ म्यूजिशियन। ठीक है, कि कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं या एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से म्यूजिशियन की जॉब बहुत अच्छी है। अच्छा, अब वो क्या करेगा ना, वन बाय वन हम देखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम दिस जॉब इफ योर म्यूजिक एंटरटेनर स्किल्स आर गुड इनफ। अब फर्स्ट बेनिफिट क्या है आपका गुड जॉब क्यों है म्यूजिशियन की, दैट यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी कमा सकते हैं। इफ योर म्यूजिक एंटरटेनमेंट स्किल्स आर गुड इनफ, वो कब आपको मिलेंगी, अगर आपके पास एंटरटेनमेंट की स्किल्स हैं और आपके पास म्यूजिक की स्किल्स हैं। अगर आप अच्छा म्यूजिक बजा सकते हैं, गा सकते हैं, तो आप काफ़ी खुशी भी कमा सकते हैं और काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, अभी तक इसके अंदर उसने क्या बात की है, अगेन जॉब की, म्यूजिक की, यानी जो म्यूजिशियन है ना उसी को ये हाईलाइट कर रहा है ना, म्यूजिक के काम को या म्यूजिशियन की जॉब को अगले जुमले के अंदर वो एक्सप्रेस कर रहा है ना। इसका मतलब है इसके अंदर यूनिटी ऑफ आइडिया है। हम आगे देखते हैं इसको, यू विल एंजॉय विद योर फेवरेट एक्टिविटी एंड यू आल्सो मेक पीपल एंजॉय विद योर सॉन्ग, अगेन म्यूजिशियन, म्यूजिक, जॉब। फर्दर मोर, ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, कोहेरेंस लेके आया हुआ, फर्दर मोर भी ट्रांजिशनल वर्ड है। यू कैन बी अ म्यूजिक टीचर, अगेन म्यूजिक टीचर, when you have free time from your main job, again that is not only to earn some extra money, but it is also the way to improve your music skill, again music skill for your future। अच्छा, अब देखें, अगर हम पहला प्रिंसिपल अप्लाई करें, वो यूनिटी ऑफ, कि उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ पैराग्राफ होनी चाहिए जी। अब देखें, यहाँ यूनिटी से मुराद कहता है सिंगल थॉट हो, सिंगल आइडिया हो, सिंगल कॉन्सेप्ट हो एक पैराग्राफ के अंदर। अब देखिए इसके अंदर सारी की सारी सिंगल आइडिया क्या है, म्यूजिशियन का, म्यूजिक का। ठीक है, म्यूजिशियन बनने के बेनिफिट्स का सिंगल थॉट है जो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो है वो मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है दैट इज वेल रिटन बिकॉज इट हैज ऑब्जर्व द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। इसने यूनिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया हुआ है, इसलिए ये अच्छा पैराग्राफ है। दूसरा आपका क्या था प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल जो था वो था ऑर्डर का। इसके अंदर सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक इसको देखें तो उसने क्या किया, पहले कहा जी आप इससे पैसे हासिल कर सकते हैं, खुशी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसने कहा कि आप टीचर भी बन सकते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोग्रेशन है, स्टेप बाय स्टेप वो मूव कर रहा है। ठीक है, पहले एक चीज बयान की, फिर दूसरी चीज बयान की, फिर उसने कहा आप टीचर भी बन सकते हैं म्यूजिशियन से। ठीक है, इससे आप फ्यूचर में और अच्छे इंसान बन सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्किल इंप्रूव करके। तो ये क्या है, ऑर्डर है इसके अंदर, एक सीक्वेंस पाई जाती है उसकी गुफ्तगू के अंदर। फिर उसने कहा कि आपकी उसके अंदर वैरायटी होनी चाहिए।
वैरायटी से मुराद क्या था, डिफरेंट लैंग्वेज स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर हम देखें यहाँ उसने म्यूजिशियन की बात की है और गुड जॉब की बात की है, ठीक है। उसके बाद उसने, अब देखें, एंटरटेन स्किल की, गुड इनफ की, डिफरेंट वोकैबुलरी है, फेवरेट एक्टिविटी है, फर्दर मोर है, ठीक है। म्यूजिक टीचर कह दिया उसने, इम्प्रूव है, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी है, फ्यूचर, यानी कि जितने भी अल्फाज हैं ये सारे डिफरेंट है, यानी एक ही जुमले को उसने रिपीट नहीं किया हुआ, एक ही लफ्ज को उसने रिपीट नहीं किया हुआ, ठीक है। सो ही हैज यूज डिफरेंट वोकैबुलरी आइटम, ठीक है, इन इज पैराग्राफ। तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर वेराइटी है। लैंग्वेज स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये देखें, ये इज है, ठीक है, सिंपल जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैन का इस्तेमाल किया हुआ है उसने, उसके बाद विल का इस्तेमाल किया हुआ है उसने, ठीक है। उसके बाद कैन फिर आ गया, ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेज स्ट्रक्चर भी उसने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। पॉसिबिलिटी का भी इस्तेमाल किया हुआ है, यानी जो आप कर सकते हैं और जो आप कर रहे हैं, दोनों चीजें उसने बयान की हुई हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका भी, ये भी एक लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज स्ट्रक्चर है। तो मतलब उसने डिफरेंट वैरायटी लेके आया हुआ है। और अगर हम बात करें इसकी, वैरायटी के बाद आती है जी कोहेरेंस आती है। तो कोहेरेंट है भाई, ये जैसे जैसे इसने फर्दर मोर का इस्तेमाल किया है, तो स्टेप बाय स्टेप उसने सीक्वेंस के अंदर चीजें बयान की हुई हैं। कोहेरेंस है, सिंगल आइडिया को उसने एक्सप्लेन किया, ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो because all the principles are followed here in this paragraph, so we can say for sure that this paragraph is well written, unified and coherent, कि ये अच्छा लिखा गया, बड़ा यूनिफाइड सा है, एक ही आइडिया को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और बड़ा अच्छा कोहेरेंट जो है वो पैराग्राफ है, ठीक है। All right, so let's explore the next paragraph is time is money। एक और पैराग्राफ है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। इसको भी हम पढ़ते हैं, तो इससे फिर हम जो बाकी जो हमने प्रिंसिपल्स हमने स्टडी किए हैं, हम उनको फॉलो करने की, अप्लाई करने की यहाँ कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। All right, so time is money. Life is a journey traveled on the highway of time. Therefore, time is precious. Every moment in life should be properly utilized, as time, once lost, can never be recovered, and there is no way to stop, should be properly utilized, as time one lost, ये थोड़ा सा repetition है, can never be recovered, and there is no way, let me delete that part, and there's no way to stop the hands of time from ticking. Hence, right from childhood, one should learn to appreciate the value of time, just as one should learn to make the best use of money, should learn to make the best use of time. 2. It has been rightly said, time and tide wait for none. People who realize the value of time believe in action rather than procrastination. They use it to acquire knowledge and various useful skills. So, अब basically अगर if after reading the whole paragraph, ठीक है, तो क्या चीज़ जहन में आती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम, हाउ टू यूटिलाइज टाइम इन बेस्ट पॉसिबल वे। तो टाइम का कॉन्सेप्ट है, टाइम इज मनी का कॉन्सेप्ट है, कि वक्त ही बहुत बड़ी दौलत है, नेमत है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पूरे पैराग्राफ के अंदर यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ सिंगल थॉट को, सिंगल आइडिया को, सिंगल थीम को एक्सप्लेन कर रहा है, और वो क्या है, टाइम इज वैल्यूएबल, टाइम इज प्रेशियस, ठीक है। ऑलराइट, अगर अगर हम अप्लाई करें नेक्स्ट जो थी, वो थी ऑर्डर,
सीक्वेंस तो देखें, पूरी सीक्वेंस है, पढ़ते हुए आपको पता चलता है कि हाँ यार वहाँ की स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को उसने बयान किया हुआ है। पहले सिंपल चीज़ें बयान की हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ अ जर्नी ट्रेवल्ड ऑन द हाईवे ऑफ टाइम, देयरफॉर टाइम इज प्रेशियस। पहले उसने कहा जी वक्त बड़ा कीमती है, हमें वक्त को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजर जाए, जो वक्त वो लम्हा जो गुजर गया वो वो रिकवर नहीं हो सकता। और हम कभी भी वक्त की जो घड़ी जो चल रही है उसका जो हाथ है उसको रोक नहीं सकते हैं। तो हमें बचपन से ही वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह हमें पैसों का इस्तेमाल बताया जाता है, इस तरह हमें वक्त का भी सही इस्तेमाल बताना चाहिए। क्योंकि आगे उसने फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया है, ईडीएम इस्तेमाल किया कि वक्त टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, जो लोग इसका वैल्यू समझते हैं टाइम की, वो उसको नॉलेज एक्वायर करने में और स्किल्स हासिल करने में लगाते हैं। तो पूरी एक ऑर्डर है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन है, लॉजिक के थ्रू जो है ना उसने इसको डेवलप किया पूरे पैराग्राफ को। तो हम कह सकते हैं कि वो इसके अंदर दूसरा प्रिंसिपल भी इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर है। थर्ड प्रिंसिपल क्या था? वेराइटी का। ठीक है, तो वेराइटी क्या था? डिफरेंट वोकेबलरी, ट्रेवल्ड, टाइम इज प्रेशियस, ठीक है, प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड, वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिकवर्ड, बड़ी अच्छी इसने फ्रेज इस्तेमाल की है। हेंस राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है, शुड लर्न टू मेक द बेस्ट यूज, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कहीं रेपिटेशन नहीं है। ठीक है, कहीं अल्फाज का जो है वो एक ही स्ट्रक्चर नहीं है, एक ही तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, एक ही तरह के जुमले नहीं बनाए गए। ठीक है, उसमें वैरायटी है, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि भी वैरायटी का एलिमेंट भी इसमें पाया जाता है। लास्ट वन थी कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या थी? ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल हो, ठीक है, प्रोग्रेशन हो, लॉजिकल सीक्वेंस हो, वो सारा कुछ इसके अंदर है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो इसलिए ये पैराग्राफ जो है वो क्या है? वेल रिटन पैराग्राफ है। ऑलराइट, ओके, नाउ देयर आर टू पैराग्राफ्स, दो पैराग्राफ्स और हैं, ठीक है, जो मैं आपको नहीं करवा रहा। ठीक है, ये आपका अपना काम है, होम टास्क है, आप इसको करें। फिर मैं आपसे जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हमारा कल, उसके अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ भाई ये पैराग्राफ है, इसके अंदर वैरायटी किधर है, या ये प्रिंसिपल कैसे पता चला कि ये प्रिंसिपल इसके अंदर है या नहीं है। ये चीज़ें मैं आपसे इंशाल्लाह कल क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर पूछूंगा।